इर्तिज़ाउल हसन बुखारी बहुत मज़े से बाहर लाउंज में सोफ़े पर लेटे मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से साथ ही सोफ़े पर रखी प्लेट से छुहारे उठाकर खा रहा था, क्योंकि उसे सख्त भूख लगी हुई थी इस वक्त। उसे सुबह एक स्लाइस और आधा ग्लास जूस पिया था। फिर यूनिवर्सिटी जाते हुए विशाल कियानी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए इर्तिज़ा ने देख लिया था। फिर बाद में वो शाम को यहाँ आ गया था। मुर्तज़ा ने उससे खाने का बिल्कुल भी नहीं पूछा था। वो अब तक रूम में बंद था। छुहारा खाते हुए इर्तिज़ा को दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे अभी भी मुर्तज़ा से घौंसे जो पड़े थे। इर्तिज़ा ने फिर से एक और छुहारा उठाया, फिर से उसे दर्द हुआ। ये हो क्या रहा है? इर्तिज़ाउल हसन बुखारी जल्दी से उठकर बैठ गया। उसे कुछ याद आया। इसका मतलब है कि जब वो बोलती है तब भी उसकी ठोड़ी का गढ़ा ज़ाहिर होता होगा, क्योंकि बोलने से आपके चिन्ह पर दबाव पड़ता है। मैंने पहले क्यों नहीं देखा? मैंने कभी पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? फिर वो धीरे से मुस्कुराया। फिर उसे सुबह वाली विशाल कियानी की हरकत याद आई, जब वो उसके दिल पर आंसू गिरा रही थी। मैं तुम्हें बहुत बुरा समझती थी इर्तिज़ा। उसे विशाल की बात याद आई। अभी वो यही सोच रहा था कि मुर्तज़ा उसके करीब आकर सोफे पर बैठा। इर्तिज़ा ने प्लेट उठाकर मुर्तज़ा के सामने की। ये लो चीकू, छुहारे खाओ। मुर्तज़ा ने चीकू कहने पर इर्तिज़ा को खा जाने वाली नजरों से देखा। आपने तो डिनर का भी नहीं पूछा भाई। आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है, जो मुझे अपने निकाह के छुहारे तो देकर गई है। जबकि माहम के जिक्र पर मुर्तज़ा ने उस छोटे से लाउंज में निगाह दौड़ाई। उसे माहम नजर नहीं आई। इतने में मुर्तज़ा की नज़र इर्तिज़ा के हाथ में उसके मोबाइल पर पड़ी। मुर्तज़ा उल हसन बुखारी गुस्से में आ गया। इर्तिज़ा ने मुर्तज़ा की नज़रें अपने मोबाइल पर महसूस करके जल्दी से फरार होना चाहा, जबकि मुर्तज़ा ने बरवक्त उसे पकड़ लिया। भाई प्लीज़ छोड़ो मेरा मोबाइल, इर्तिज़ा जल्दी से बोला, जबकि मुर्तज़ा अब उसके हाथ से मोबाइल छीन रहा था। इर्तिज़ा, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, मोबाइल मुझे दो। अब वो दोनों भाई मोबाइल छीन रहे थे एक दूसरे से। इर्तिज़ा छोड़ो, मैं तोड़ दूंगा इस फसाद की जड़ को। क्या फ़ायदा इतना महंगा मोबाइल रखने का, जब आपकी मुश्किल वक्त में काम ना आए। मुर्तज़ाउल हसन बुखारी ने मोबाइल छीन लिया और ज़ोर से नीचे फर्श पर दे मारा। इर्तिज़ा ने हैरान नज़रों से देखा। ये एकदम खामोशी छा गई। अब इर्तिज़ा का मोबाइल टूटकर माहम के कदमों में गिरा था। माहम हैरान नज़रों से मुर्तज़ा को देख रही थी, जबकि इर्तिज़ा दुख से मुर्तज़ा को देख रहा था। इर्तिज़ा की सदमे से दो चार आवाज़ आई, चीकू, ये क्या कर दिया तुमने? जबकि चीकू कहने पर माहम ने हंसी रोकना चाही, और मुर्तज़ा माहम मलिक के सामने चीकू कहने पर बेहद शर्मिंदा हुआ और फिर से अपने रूम में घुस गया। इर्तिज़ा, तुम्हारा भाई लड़कियों की तरह नखरे करता है, कसम से क्या बनेगा मुझ मासूम का। जबकि इर्तिज़ा अब झुककर अपना मोबाइल उठा रहा था। अल्लाह ही हाफिज़ है हम दोनों का माहम। इर्तिज़ा अब सोफे पर बैठकर मिशाल को सोचकर बोला, मैं खाना ले आई हूँ, तुम खा लो। इर्तिज़ा, गाड़ी में है, मैं तुम्हारी चीकू को देख लूँ, रूठी हुई महबूबा को। माहम मुस्कुराती हुई रूम में चली गई। माहम रूम में आई तो मुर्तज़ा बाजू आंखों पर रखे सिंगल बेड पर सो रहा था। वो चलकर ड्रेसिंग के पास आई, ज्वेलरी उतार कर रखी, फिर दुपट्टा उतार कर जूड़ा खोल दिया। इतने में मुर्तज़ा की आवाज़ आई, तुम अभी तक यहाँ हो, घर क्यों नहीं गई? माहम ने पलट कर उसे देखा, जो कि अभी तक उसी पोजीशन में था। कौन सा घर? माहम के सवाल पर वो बाजू आंखों से हटाकर उठा। मेरे डैड के घर, जहां पर तुम आजकल रह रही हो। वो बेड से उठकर बोला, जबकि माहम धीरे से मुस्कुराई। फिर सामने लगी वॉल क्लॉक पर टाइम देखा, जो कि अब रात के 11 बजा रही थी। 7 बजे उनका निकाह हुआ था। अब मेरी शादी हो गई है और मैं अब से अपने 4 घंटों के शोहर के साथ उसके फ्लैट में रहूंगी। वो मजे से कहकर अब वार्डरोब खोलकर अपने लिए कोई हल्का सा ट्राउजर और शर्ट देख रही थी। फिर जब वो पलटी तो उसके हाथ में मुर्तज़ा का ट्राउजर और टी शर्ट थी, जबकि मुर्तज़ा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, माहम को ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे खा जाओगे? भूख लगी है तो जाकर डिनर कर लो, मैं खाना ले आई हूँ। माहम मुस्कुराकर इतना कहकर पास से निकलने लगी थी, जब मुर्तज़ा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद से करीब कर लिया। क्यों कर रही हो सब? वापस चली जाओ। मुर्तज़ा उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में आंखें डालकर बोला। माहम भी उसकी भूरी आंखों में देख रही थी। इतना करीब होने पर माहम के दिल ने एक बीट मिस की। पहले सवाल का जवाब तुम खुद तलाश करो, मुर्तज़ा उल हसन बुखारी, और दूसरा, मैं अब कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो क्या क्या कहते हैं कि अच्छी बीवियां अपने शोहर के साथ रहती हैं, हर अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ देती हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरे 4 घंटे और 5 मिनट के नखरीले शोहर। माहम इतना कहकर खामोश हो गई। वो अब भी मुर्तज़ा के करीब थी, उसको दीवाना वार देख रही थी, जबकि नहरीला कहने पर मुर्तज़ा को तो मानो आग लग गई। उसने माहम को एक झटके से खुद से अलग किया। बदतमीज बीवी। वो बुड़बुड़ाते हुए फिर से बेड पर लेट गया। माहम वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद माहम जब चेंज करके वापस आई तो वो करवट बदल कर लेटा हुआ था।
ماہم بھی آ کر اس کے ساتھ سنگل بیڈ پر لیٹ گئی، جگہ نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ وہ سارے بیڈ پر آ رہا تھا۔ ماہم نے جگہ بنانا چاہی، مرتضیٰ کو زور لگا کر آگے دھکا دینا چاہا۔ مرتضیٰ الحسن بخاری جلدی سے اٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں بدتمیز لڑکی؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرتضیٰ ماہم کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا نخریلے انسان؟ یہاں نہیں سوں گی تو اور کہاں جاؤں؟ باہر چلی جاؤ۔ باہر ارتجاع ہو رہا ہے اور تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنی 4 گھنٹوں 20 منٹ کی بیوی کو کہتے ہوئے کہ وہ روم سے باہر چلی جائے جہاں تمہارا بھائی سو رہا ہے؟ افسوس، بہت ہی کوئی بدتمیز اور بے شرم انسان ہو تم مرتضیٰ الحسن بخاری۔ ماہم تم مرو گی میرے ہاتھوں سے، مرتضیٰ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اوکے اوکے میرے نخریلے شوہر، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح اٹھ کر لڑ لینا 1965 کی جنگ، صبح شہید کر لینا مجھے اور پھر خود غازی بن جانا۔ ماہم اتنا کہہ کر پھر سے لیٹ گئی۔ مرتضیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے ماہم کی پشت کو دیکھا، پھر وہ بھی دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر وہ ماہم ہی کیا جو باز آ جائے۔ سنگل بیڈ پر وہ دونوں بہت مشکل سے ایڈجسٹ ہوئے تھے کہ ماہم نے تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ سے کمفرٹر کھینچ لیا۔ مرتضیٰ کچھ نہیں بولا، بس دان پیس کر رہ گیا۔ ابھی مرتضیٰ الحسن بخاری نیند کی وادیوں میں اتر ہی رہا تھا کہ اب ماہم نے زور سے اسے ایک ٹانگ ماری تھی۔ مرتضیٰ الحسن بخاری غصے میں پلٹا، مگر اب وہ سیدھی ہو کر آرام سے سو رہی تھی۔ وہ نیند میں تھی یا پھر نیند میں ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی؟ مرتضیٰ اب اسی کی طرف کروٹ بدل کر اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ پھر سے یہی حرکت کرے گی۔ وہ اب ماہم کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ کچھ پل وہ اسے ہی دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ماہم نے اپنی ایک ٹانگ مرتضیٰ پر رکھ لی۔ اب مرتضیٰ کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ مچ سو رہی ہے، اس کی شاید عادت تھی ایسے سونے کی۔ مرتضیٰ کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ماہم کو خود کے قریب کر لیا، اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں لاک کر لیں تاکہ وہ اب اس کی نیند خراب نہ کر سکے اور خود بھی آنکھیں موند لیں۔ ماہم ابھی تک مرتضیٰ کے حصار میں قید تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں ماہم کو اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ اب اس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ماہم ابھی تک اس کے حصار میں اس کے بے انتہا قریب اس کی سانسوں کا شور سن رہی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ مرتضیٰ نے اس سارے وقت میں کتنی بار سانس لی ہے تو ماہم بتا سکتی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کے بے حد قریب تھی۔ دور کہیں سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رات سے اب صبح فجر کا وقت ہو گیا تھا اور ماہم ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی، ہاں بالکل، ماہم کو پوری رات میں ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی اور اس سے سونے کی کوشش کی بھی نہیں تھی۔ اور سوتی بھی کیوں؟ نیند اسے کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ محبوب پہلو میں ہو اور کمبخت نیند آ جائے؟ ارے نہیں نہیں، ناممکن۔ ماہم کے پہلو میں مرتضیٰ ہو اور وہ سو جائے؟ ناممکن۔ یہ بات ناممکن تھی کیونکہ جس انسان کو اس نے آج 5 سال بعد حاصل کیا تھا اب وہ اس کے پاس اتنے پاس تھا تو اور نیند پھر حرام تھی ماہم ملک پر۔ ماہم تھوڑا سا پیچھے ہوئی، اب نظریں مرتضیٰ کے چہرے پر تھیں، اس مغرور شہزادے پر تھیں جو کہ ماہم کے دل پر پوری طرح سے قابض تھا۔ وہ نخریلا شہزادہ سوتے ہوئے بھی مغرور اور نخریلا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ماہم دیوانہ وار اسے دیکھ رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے شاید وہ پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ ہاں یہ سچ ہی تھا کہ وہ آج پہلی بار مرتضیٰ کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ سر کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، بھوری آنکھیں اب بند تھی، کھڑی ناک، کٹاؤ دار لب، ہلکی بڑھی بیئرڈ جس میں وہ انتہا کا پرکشش لگتا تھا۔ ماہم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ماہم نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور اوپر ہو کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کتنا سوتا ہے میرا نخریلا شوہر! کل دن کو بھی جب وہ آئی تھی تب بھی وہ سو رہا تھا، ماہم سوچ کر مسکرائی۔ اب اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی، اذان ہو چکی تھی۔ ماہم مرتضیٰ کے پاس سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی، وضو کر کے نماز ادا کی، پھر کچھ صورتیں پڑھیں اور اٹھ کر سوتے ہوئے مرتضیٰ پر پھونک ماری۔ پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کو دیکھنے لگی۔ یوں ہی مرتضیٰ کو دیکھتے دیکھتے صبح کے 7 بج گئے۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ مرتضیٰ نے بیڈ پر انگڑائی لینی چاہی، انگڑائی لیتے ہوئے اس کا ہاتھ ماہم پر گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، ساتھ لیٹی ماہم کو دیکھ کر اسے ساری بات یاد آئی۔ اب پھر سے اس کے چہرے پر غصہ آیا۔ وہ ایک نظر ماہم پر ڈال کر واش روم میں چلا گیا۔ 12 گھنٹوں کا شوہر، ماہم سوچ کر مسکرائی۔ وہ 10 منٹ بعد نہا کر نکلا تو نکھرا نکھرا سا تھا، اس کے وجود سے مہک آ رہی تھی۔ اب آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ ماہم چل کر اس کے پاس آئی، مرتضیٰ کے پیچھے کھڑی ہوئی، سامنے رکھی ہوئی ایک ڈبیا اٹھائی، پھر اٹھا کر مرتضیٰ کو دی جو کہ اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ مرتضیٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ ماہم کی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ مرتضیٰ کو تو مانو آگ لگ گئی تھی۔ واٹ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیز لڑکی؟ کیسی بدتمیزی؟ میرے نخریلے 12 گھنٹوں اور 11 منٹ کے شوہر!
माहम अब मज़े से कहते हुए उसकी टाई को बाँधने लगी थी, जिस पर मुर्तज़ा का हाथ था। मुर्तज़ा ने उसका हाथ पीछे किया और खा जाने वाली नज़रों से माहम को देखा। माहम मुस्कुराई, फिर दोबारा से टाई पर हाथ रखा और टाई बाँधने लगी। वो क्या है ना, अब तुमने तो मुझे मुँह दिखाई दी नहीं, तो सोचा क्यों ना मैं ही ये ना नेक काम खुद कर दूँ। वो अब टाई बाँधकर दोनों हाथ अपने सीने पर बाँधकर उसकी भूरी आँखों में अपनी क्रिस्टल ग्रे आँखों से देखकर बोली। मुर्तज़ा दाँत पीस कर रह गया। जब मुझे तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो फिर मुँह दिखाई कैसी? मुर्तज़ा भी उसकी आँखों में देखकर उसी तरह से दोनों बाजू सीने पर बाँध कर बोला। माहम एक पल को उदास हो गई, नज़रें चुरा लीं। वो उसकी आँखों में अपने लिए खफगी और अजनबियत नहीं देख सकती थी। फिर खुद को रिलैक्स किया और मुँह दिखाई वाला गिफ्ट बॉक्स उठाकर उसे खोला और वॉच निकालकर मुर्तज़ा के बाजू को पकड़ा, जो कि अभी तक उसी पोज़ीशन में माहम को देख रहा था। वॉच मुर्तज़ा की कलाई में पहना दी माहम ने, साथ में बोली, मुँह दिखाई खुद पहनाई जाती है, मैं भी भूल गई थी। इसलिए तुम इतने नाराज़ हो रहे हो मेरे नखरीले 12 घंटों और 15 मिनट के शौहर। वो मुस्कुरा कर बोली, जबकि मुर्तज़ा हैरान हुआ, वो कितने आराम से बात कर रही थी। शादी से पहले तो बहुत गुस्से में बात करती थी। मुर्तज़ा को हैरान छोड़कर खुद मुर्तज़ा की जीन्स और शर्ट लेकर वॉशरूम में घुस गई। मुर्तज़ा ने उसकी पुश्त को खा जाने वाली नज़रों से देखा, कैसे मज़े से उसके कपड़ों में घूम रही थी। मुर्तज़ा रूम से बाहर आया तो इर्तिज़ा अब वहाँ नहीं था, शायद जा चुका था। इर्तिज़ा सुबह जल्दी-जल्दी यूनी आ गया। यूनी में इस वक़्त स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। वो कुछ ज़्यादा जल्दी ही आ गया था। वो बाहर ग्राउंड में ही बैठ गया। हर आने वाला स्टूडेंट हैरत से उसे ही देख रहा था। उसामा ने भी आकर हैरत से उसे देखा। फिर मुस्कुराकर अपने ऑफ़िस में चला गया। इर्तिज़ा को समझ नहीं आ रही थी कि सब उसे ही ऐसे क्यों देख रहे हैं। बात तो सच में हैरत अंगेज़ थी कि इर्तिज़ाउल हसन बुखारी, जो कि हमेशा ही लेट यूनी आया करता था, आज क्यों सबसे पहले मौजूद था। और ग्राउंड में बैठकर हर नए आने वाले स्टूडेंट्स को देख रहा था। बहुत से प्रोफेसर्स ने भी हैरत से उसे देखा। कुछ देर बाद उसके तीनों दोस्त भी आ गए। ज़ैन, समीर और फ़ाइक ने हैरत से उसे देखा। ज़ैन को जब यकीन नहीं आया तो उसने ज़ोर से अपनी आँखों को दोनों हाथों की उँगलियों से मसल कर फिर से हैरत से उसे देखा। तीनों को यकीन नहीं आ रहा था कि सामने इर्तिज़ा ही है या फिर उसका कोई भूत है। ज़ैन ने पास आकर हैरत से इर्तिज़ा के चेहरे पर हाथ फेर कर यकीन करना चाहा। इर्तिज़ा ने उसका हाथ पीछे किया। क्या कर रहा है पागल इंसान? इर्तिज़ा के कहने पर ज़ैन फिर से उसको छू कर यकीन करने लगा था कि इर्तिज़ाउल हसन बुखारी बेंच से उठ खड़ा हुआ। क्या मसला है? क्यों तुम तीनों मुझे घूर रहे हो? यार, हम यकीन करना चाहते हैं कि क्या सच में ये तुम हो? समीर बोला। क्या मतलब है तुम तीनों का? हाँ, मैं कौन सा पहली बार यूं नहीं आया हूँ जो तुम सब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हो। यार इर्तिजा, परेशानी वाली बात तो है ना। वो क्या है ना कि जैन ने बात अधूरी छोड़ी कि इर्तिजा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मतलब यार, तू आज इतना जल्दी क्यों नहीं आ गया? इसलिए हमें हैरत हुई। जवाब फाइक की तरफ से आया, मगर जैन कुछ और ही शैतानी सोचकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने समीर के कान में कुछ कहा। समीर ने फाइक के कान में वही बात की। फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा। एकदम से तीनों ही हंसने लगे। इर्तिजा ने नासमझी से उन तीनों को देखा। इर्तिजा की शक्ल देखकर अब उन तीनों के कहके फिजा में बुलंद हुए। वो तीनों गला फाड़ कर कहके लगा रहे थे। फिर साथ कभी एक दूसरे को कोई इशारा करते और कभी इर्तिजा की शक्ल देखते। क्या मसला है? पागल हो गए हो तुम तीनों? इर्तिजा की गिरजदार आवाज पर अब इन तीनों को ब्रेक लगी, मगर फिर भी दबी दबी मुस्कुराहट उनके लबों पर रक्स कर रही थी। क्यों हंस रहे हो पागलों की तरह? मगर वो फिर भी बाज ना आए। क्या नाश्ते में कवे खा कर आए हो जो ज्यादा दांत निकल रहे हैं? इर्तिजा ने जैन को पकड़कर उसका गला घोंट दिया। चल बता जलील इंसान, क्यों टूथपेस्ट की सस्ती एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? ओ छोड़ यार, मैं मर जाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। जैन की आवाज़ बमुश्किल निकली। इर्तिजा ने गिरफ्त ज़रा ढीली की, मगर अब तक उसको पकड़ रखा था। फिर जल्दी बता, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? जबकि जैन ने समीर और फाइक को आंखों से कुछ कहा था, जिसे समझकर वो दोनों इर्तिजा पर झपट पड़े। अब वो तो तीनों ही इर्तिजा को अपने शिकंजे में जकड़े हुए थे, जबकि इर्तिजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हुआ। इर्तिजा खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे। क्या मसला है? पागल हो गए हो तुम लोग? इर्तिजा ने अपना आप बचाने की कोशिश की। इर्तिजा ने एक मुक्का जोर से जैन को मारा, जिसकी वजह से वो नीचे घास पर गिरा। जबकि अब इर्तिजा ने फाइक और समीर को भी पकड़कर नीचे गिरा लिया और मारना शुरू कर दिया। वो तीनों आराम से अब इर्तिजा की मार खा रहे थे और साथ में अब भी दांत निकल रहे थे उन तीनों के। इर्तिजा को हैरत हुई। इर्तिजा अब उनको छोड़कर उठा और अपने कपड़े झाड़कर फिर से करीब रखे बेंच पर बैठ गया और गुस्से से स्टूडेंट्स को देखा जो कि उन चारों को देख रहे थे।
ارتضا کے دیکھنے پر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ارتضا نے پھر سے نظریں داخلی دروازے کی طرف ٹکا لیں، جبکہ وہ تینوں اب بے شرموں کی طرح دانت نکالتے ہوئے اٹھ کر ارتضا کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سمیر نے ایک ٹھوکر ارتضا کو ماری۔ چل بتا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شکل پر 12 بجے ہوئے ہیں؟ کیوں صبح صبح مجنوں بن کر ہر آنے والی اسٹوڈنٹس میں اپنی محبوبہ کو تلاش کر رہا ہے؟ سمیر نے کہہ کر زین اور فائق کی طرف دیکھ کر آنکھ ونک کی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں بھی مسکرائے۔ ارتضا نے تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تو تم تینوں میری شکل دیکھ کر کہہ لگا رہے تھے؟ پھر زین سے اس نے اس کا فون چھینا جو کہ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ فرنٹ کیمرہ آن کر کے خود کو دیکھا۔ وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، چہرے پر واضح تھکن اور بے چینی کے آثار تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کی شرٹ پر بھی اب سلوٹیں پڑ چکی تھیں کیونکہ وہ صبح اٹھ کر سیدھا یونی آ گیا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ ارتضا کو غصہ آیا ان لوگوں پر۔ اس میں کہکے لگانے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ ارتضا نے بے چینی سے اپنی ہلکی بڑی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا، پھر اٹھ کر وہ جانے لگا۔ ارادہ واش روم میں جا کر اپنی حالت تھوڑی بہتر کرنے کا تھا۔ جب پیچھے سے ان تینوں کی آواز آئی، وہ اب گنگناتے ہوئے ارتضا کے پیچھے آ رہے تھے۔ بھری محفل میں مجنون نے پکارا، میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے؟ ارتضا کو بے ساختہ کسی کی یاد آئی۔ وہ کچھ نہیں بولا اور ان سب پر ایک نظر ڈال کر چلا گیا۔ پیچھے سے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مسلسل ہنستے ہوئے یہی لائنز گنگنا رہے تھے۔ اب یوں کہہ رہے تھے، بھری یونی میں ارتضا نے پکارا، میری پروفیسر کو دیکھا ہے کسی نے؟ ارتضا اب کافی دور تھا، اس لیے وہ سن نہ سکا، ورنہ ان کی شامت آ جانی تھی۔ مرتضیٰ کے آفس جانے کے بعد آرام سے اس کے سنگل بیڈ پہ سو کے اپنی نیند پوری کرنے کے بعد پھر 2 بجے کے قریب وہ اٹھی اور آفس آ گئی، جہاں پہ مرتضیٰ اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ سامنے ہی لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کر رہا تھا۔ ماہم بھی جا کر آفس میں اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ یوں ہی کام میں مصروف رہا اور ماہم بظاہر تو دکھا رہی تھی کہ کام کر رہی ہے، مگر نظر ہنوز مرتضیٰ پر تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے اظہار میں رکھے ہوئے تھی۔ تقریباً 7 بجے مرتضیٰ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا کام ختم کرتا ہوا گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا کوٹ پہنا اور موبائل اٹھا کر آفس سے باہر نکلا۔ ماہم بھی اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ وہ لفٹ میں انٹر ہوا تو ماہم بھی ساتھ ہی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ سے باہر نکلا، ماہم بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ آفس سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، کیب کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے کیب منگوا لی تھی گھر جانے کے لیے، جبکہ ماہم بھی آ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر سے سامنے نظریں ٹکا لی۔ وہ کلائی پہ بندھی واچ پر ٹائم دیکھ رہا تھا اور ساتھ کیب کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں اسے ماہم کی آواز سنائی دی، میرے نخریلے 24 گھنٹوں کے شوہر، بندہ اپنی معصوم بیوی کا ایک دن کی بیوی کا خیال ہی کر لیتا ہے۔ تم نے تو مجھے چائے پانی کبھی نہیں پوچھا، نہ ہی یہ پوچھا کہ میری معصوم بیوی تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ وہ مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، جبکہ وہ جو سامنے دیکھ رہا تھا حیرت سے چہرہ موڑ کر ماہم کو دیکھا۔ معصوم؟ کچھ بھی تھا۔ مرتضیٰ کو معصوم لفظ پہ اعتراض تھا۔ اس کے معصوم کہنے پہ مرتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ماہم ملک اور مرتضیٰ کو معصوم لگے؟ ہرگز نہیں۔ وہ حیران ہوا کیونکہ اسے ماہم ملک شیطان کی چیلی دہشت گرد لگتی تھی، معصوم تو کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ اسے خود کا معصوم کہنا مرتضیٰ کو جیسے آگ لگا دیتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہے تو مرتضیٰ شاید یقین کر لیں، مگر ماہم ملک اور معصوم ہرگز نہیں۔ قیامت ہے، قیامت قیامت کی نشانی ہے۔ کم سے کم مرتضیٰ کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وجہ ہونے والی کچھ ملاقاتیں تھیں اور دوسرا اس کا مرتضیٰ کو بلیک میل کر کے زبردستی نکاح کرنا تھا، کیونکہ جو لڑکی اسے صرف منگنی کے لیے پسند نہیں تھی اس سے وہ نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ مرتضیٰ ابھی بھی حیرت اور سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کو پھر سے شرارت سوجی۔ کوئی بات نہیں، دیکھ لو، جتنا دل کرتا ہے دیکھ لو، جتنا گھور سکتے ہو گھور لو، آخر کو تم میرے 24 گھنٹوں کے شوہر ہو۔ اب میں اتنا تو تمہارا لحاظ کر سکتی ہوں۔ چلو، میں تمہیں اتنے زیادہ گھورنے پر کچھ نہیں کہتی، ویسے تو میں اس طرح خود کو تاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتی۔ وہ تھوڑا سا مرتضیٰ کے قریب ہوتے ہوئے اس کی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، جبکہ مرتضیٰ نے ہوش میں آتے ہوئے اسے ہلکے سے پیچھے کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی آفت بدتمیز اور دہشت گرد لڑکی کو گھورنے کا۔ میرے اور بھی بہت سے کام ہیں، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ الٹی پلاننگ کروں، الٹا سیدھا سوچوں اور لڑکوں کو پھنساؤں جیسے تم کرتی ہو۔ مرتضیٰ بھی اسی کے لہجے میں دل پہ جلا دینے والی مسکراہٹ سے جا کے بولا، جبکہ ماہم کو اس کی مسکراہٹ نے تو جیسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، یوں ہی دیکھتی رہی، کچھ پل کچھ نہ بولی، دیوانوں کی طرح اسے تکتی رہی۔ مرتضیٰ کو لگتا تھا وہ ابھی کھڑاک سے کوئی جواب دے گی یا پھر بدتمیزی کرے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ اتنے میں کیب پاس آ رکی، دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ چل کے مرتضیٰ پیچھے ڈور کھول کر بیٹھ گیا، ماہم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سارے راستہ خاموش رہے، دونوں میں ہی کوئی بات نہ ہوئی۔
मुर्तज़ा जब फ्लैट में आया तो माहम भी उसके पीछे ही एंटर हुई। वो आते ही अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो माहम बड़े मज़े से बेड पर बैठ के अपने मोबाइल यूज़ कर रही थी। मुर्तज़ा बालों को तौलिए से रगड़ कर उसके पास आया। माहम, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इतना ही बोला। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मोबाइल साइड पर रखते हुए बोली। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुर्तज़ा के सवाल पे माहम ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब है क्यों आई हूँ? निकाह किया है तुमसे? बीवी हूँ तुम्हारी तो जाहिर है शायद सी बात है तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मेरे नखरीले 25 घंटों की शोहर। माहम कहती हुई बेड से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। माहम प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मुर्तज़ा उल हसन बुखारी कि हम दोनों का कभी कोई मजाक नहीं रहा है। क्या ऐसा था? वो जरा सा आगे झुकी सवालिया नजरों से मुर्तज़ा को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि सच में पहले मेरे और तुम्हारे दरमियान मजाक का रिश्ता था। जबकि मुर्तज़ा उसके यूं बोलने पर गुस्से में आ गया। माहम, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? अच्छा चलो, तुम समझा दो, मैं समझ लेती हूँ। बताओ क्या समझाना चाहती हो? वो फिर से रिलैक्स अंदाज में कहते हुए अब शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बालों की पोनी खोलकर बालों में कंघी करने लगी। वो अब भी ऑफिस वाले हुलिये में थी। माहम, मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते, तुम डैड के घर वापस चले जाओ। वो माहम के पास आते हुए बोला। क्यों? वो हैरत से पलटी। मैं क्यों अंकल के घर जाऊं? शादी मैंने तुमसे की है, तुम्हारे साथ रहूंगी ना। हाँ, ये बात अलग बात है कि वो मेरा ससुराल है, मगर मैं वहां जब भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो क्या कहते हैं, अच्छी बीवियां अपने शोहर की फर्माबरदार होती हैं, मुश्किल वक्त में अपने शोहर का साथ देती हैं। तो मैं भी इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो जरा संजीदगी से बोली। जबकि मुर्तज़ा को उससे इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो ये सब सुनकर गुस्से में आ गया। देखो माहम, हमारा निकाह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा और तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये डील हुई थी, अब तुम मुकर नहीं सकती। वो गुस्से में चिल्लाकर बोला। जबकि उसकी बातें सुनकर माहम के अंदर कुछ टूटा था, दिल मानो जोर से धड़का था, मगर वो मुर्तज़ा पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो बोली। हाँ, मगर 2 महीनों की बात हुई थी, अभी 2 महीने नहीं हुए। 2 महीनों तक मेरे पास लाइसेंस है तो मैं तुम्हें तंग कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम्हें गुस्सा दिला सकती हूँ, अपने सारे बदले तुमसे ले सकती हूँ। 2 महीने, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी मर्जी। वो चेहरे पर दिल जला जला देने वाली मुस्कुराहट सजाकर मुर्तज़ा के मुकाबिल आते हुए बोली, जबकि मुर्तज़ा को तो मानो आग लग गई थी। माहम, तुम बहुत बदतमीज जिद्दी लड़की हो। अच्छा ही हुआ जो मैंने तुमसे मंगनी तोड़ दी थी। तुम अजाब हो जो मेरे ऊपर नाजिल हो गया है। पता नहीं कौन से जुर्म की सजा मिली है मुझे, तो जो तुमको भुगत रहा हूँ मैं। वो गुस्से से चीख कर बोला। जबकि माहम ने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली। आहिस्ता बोलो, कानों के पर्दे फाड़ोगे क्या? चीकू, हर वक्त चीखते रहते हो। इर्तिजा ने ठीक नाम रखा है तुम्हारा, चीकू। वो कानों पे हाथ रखते हुए उसके पास से गुजर कर फिर से मज़े से बेड पर बैठ गई। वो भी मुर्तज़ा से फुल लड़ाई के मूड में थी। वो चाहती थी कि मुर्तज़ा से बात करे, मगर ऑफिस में भी उसने माहम से कोई बात नहीं की थी, इसीलिए अब वो उसे गुस्सा दिला रही थी ताकि थोड़ा लड़े। गुस्से में ही सही वो उससे कोई बात करे, वो कामयाब हो गई थी। चीकू? वाट, तुमने मुझे चीकू कहा? मुर्तज़ा गुस्से से उसके करीब आया और उसे कलाई से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। तुमने मुझे चीकू कहा? वो उसको उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए बोला। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें चीकू कहा। तुम हो ही चीकू, चीकू 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 कहूंगी, मैं बार बार कहूंगी। हर वक्त चीखते रहते हो तुम। चक चक करके तुमने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए हैं, वो अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोली। जबकि गुस्से से मुर्तज़ा का चेहरा लाल हो गया। वो अपने गुस्से को जब्त करने के चक्करों में लाल टमाटर हो गया था। महम, अगर अब एक और बार तुमने मुझे इस नाम से पुकारा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उंगली उठा के महम को वार्निंग देते हुए बोला, मगर वो महम ही क्या जो बाज आ जाए। कहूंगी मैं, क्या कर लोगे तुम? महम ने चैलेंज किया। तुम कह कर तो देखो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो दांत पीस कर बोला, जबकि गिरफ्त अब उसकी कलाई पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। वो माहम के बेहद करीब होता हुआ बोला, जबकि माहम को फिर से शरारत सूझी। उससे अपने दोनों हाथों से मुर्तज़ा के दोनों गाल खींचे। अरे अरे, तुम तो रोने लग गए। नहीं कहती मैं, रोना मत छोटे बेबी। वो मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह लाड करते हुए बोली, जबकि मुर्तज़ा इस तरह से करने पे शर्मिंदा हुआ। माहम को पीछे बेड पे धक्का दिया। बेशरम लड़की, क्या कर रही हो तुम? पागल बदतमीज बेबी, वो कहते हुए फिर रूम से बाहर निकल गया। जबकि माहम बेड पे बेड पर लेटती हुई मुस्कुराई। तौबा, कितना शर्माता है ये लड़का, मेरा नखरीला शोहर, 25 घंटों 5 मिनट का शोहर। वो मुर्तज़ा को सोचते हुए मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद फिर से मुर्तज़ा की जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर किचन में आई। इरादा मुर्तज़ा को तंग करने का था।
صبح اسے ڈرائیور کو فون کر کے اپنے آفس کے لیے کچھ کپڑے منگوا لیے تھے، جبکہ گھر میں وہ مرتضیٰ کو تنگ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے کپڑے پہن لیے۔ وہ گنگناتی ہوئی آئی اور کچن میں ایک طرف ٹیک لگا کر مرتضیٰ کو دیکھنے لگی، جو کہ سنک میں اب چکن دھو رہا تھا، جبکہ سامنے رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر پیاز، ٹماٹر اور شملہ مرچ کٹ کر کے رکھی گئی تھی۔ چولہے پر میکرونی تھی، جو کہ ابلنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے چکن دھو رہا تھا، وہ اس کام میں ماہر تھا۔ ماہم کو ایسے میں شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ اصولی طور پر یہ کام اس کا تھا، مگر اسے تو یہ سب بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسے تو چائے تک بنانی نہیں آتی تھی۔ پھر وہ مرتضیٰ سے مخاطب ہوئی، میں کچھ ہیلپ کر دوں تمہاری؟ ماہم نے پوچھا۔ ہاں، تم دیکھ لو میکرونی کو، وہ سرسری سے انداز میں بولا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ ماہم چل کر چولہے کے پاس آئی۔ کیا کروں؟ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا، مجھے لگا تھا کہ انکار کر دے گا۔ اسے بے دہانی میں گرم پتیلے کا ڈھکن اٹھانا چاہا۔ ماہم نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ مرتضیٰ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کیا کر دیا پاگل لڑکی؟ دکھاؤ مجھے۔ مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جہاں پہ ہلکا سا نشان تھا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ کبھی کوکنگ نہیں کی تم نے؟ وہ ماہم کی طرف دیکھ کر بولا، جو کہ اب شرمندہ سی کڑی تھی۔ میں دوا لے کر آتا ہوں۔ نہیں، رہنے دو، اب ٹھیک ہوں میں۔ ماہم نے ہاتھ پیچھے کیا۔ مرتضیٰ نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سچ میں؟ یا پھر ڈیڈ کو شکایت لگا دو گی کہ میں تم سے کام کرواتا ہوں؟ ماہم کچھ نہ بولی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ ماہم اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب میکرونی بنا رہا تھا، جبکہ ماہم اسے دیکھتی رہی۔ ماہم سوچوں میں گم اسے دیکھتی رہی۔ ہوش تب آیا جب مرتضیٰ نے پلیٹ اس کے آگے رکھی اور خود کچن سے نکل گیا۔ وہ صرف ایک پلیٹ ہی تھی، جو کہ ماہم سے کچھ واسطے پر تھی۔ ماہم کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا اس نے اپنے لیے رکھی تھی یہ پلیٹ؟ اور کیا اسے ماہم کا خیال نہیں آیا؟ کیا وہ اتنا بے حس انسان تھا؟ کیا اتنی زیادہ نفرت تھی اسے ماہم سے؟ کیا اسے ماہم نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس طرح کے بہت سے سوال ماہم کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس انسان سے وہ پچھلے 5 سال سے محبت کرتی تھی، اس انسان کو ماہم کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ اس کا ارادہ ابھی اٹھ کر جانے کا ہی تھا کہ وہ پھر سے کچن میں آیا۔ ماہم نے جلدی سے آنسو صاف کیے، جبکہ اب وہ سامنے ٹیبل پر جگ رکھ کر گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس نے گلاس ماہم کے آگے کیا، پھر وہ پلیٹ ماہم کے آگے کی، پھر کچن سلیب پر رکھی اپنی پلیٹ لے کر ماہم کے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ ماہم کو اپنے آپ پر غصہ آیا۔ وہ غلط سوچ رہی تھی۔ اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ مرتضیٰ نے جب مسلسل خود پر ماہم کی نظریں محسوس کی تو اپنا بایاں ابرو اوپر اٹھا کر ماہم کو دیکھا۔ صاف اشارہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ماہم بنا کچھ بولے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی پلیٹ پر جھک کر میکرونی کھا رہے تھے۔ کچن میں خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو مرتضیٰ کی بھاری آواز نے توڑا۔ ماہم، میری بات سنو۔ ماہم نے سر اوپر اٹھایا، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو ماہم، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ فلیٹ بہت چھوٹا ہے، تم ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، تمہیں عادت نہیں ہے اس سب کی۔ تم واپس ڈیڈ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر ماہم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ماہم نے کچھ دیر بعد اتنا ہی کہا، میں نے کوئی شکایت کی ہے کیا تم سے مرتضیٰ؟ میں ایڈجسٹ کر چکی ہوں، تم میری طرف سے بے فکر رہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، پھر سے پلیٹ پر جھک گئی۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ بھی کچھ نہ بولا۔ وہ دونوں اب میکرونی کھا رہے تھے۔ کچن میں خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ اپنی پلیٹ ختم کرتا ہوا اٹھا اور سنک میں سے پلیٹ دھو کر رکھی۔ اتنے میں ماہم بھی اس طرف آئی۔ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی، چپ چاپ سارے برتن دھو کر روم میں چلا گیا۔ ماہم بھی اس کے پیچھے ہی روم میں آئی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ماہم ڈور بند کر کے ڈور کے ساتھ ہی چیک لگا کر اس کو دیکھنے لگی۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر بایاں آئی برو اوپر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کافی پینی ہے۔ وہ تھوڑا جھجک محسوس کر رہی تھی۔ مرتضیٰ لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کر اٹھا، ماہم کے پاس آیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ مرتضیٰ نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے آگے سے ہٹنے کا کہا۔ وہ ایک طرف کو ہی مرتضیٰ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ اپنی طرف کرتے دیکھنے لگی۔ وہ کلائنٹ کی میلز چیک کر رہا تھا۔ ماہم بھی اب وہ میلز چیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 کپ کافی لے کر آیا۔ ماہم کو 1 کپ پکڑا دیا اور خود سامنے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کافی پینی شروع کر دی۔ ماہم اب ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر میلز چیک کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کافی کے گھونٹ لے رہی تھی۔ مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر کافی ختم کر کے کپ اٹھا کر باہر نکل گیا اور وہیں پر صوفے پر سو گیا۔ ماہم کچھ دیر بعد جب باہر نکلی تو اسے سوتے ہوئے دیکھا۔ صوفہ چھوٹا تھا اور وہ 6 فٹ کا انسان ٹانگوں کو سمیٹے بہت مشکل سے پورا آ رہا تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا کپ سامنے موجود ٹیبل پر رکھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نگاہیں مسلسل اسی پر تھیں۔ اب ماہم ملک نے ساری رات وہاں بیٹھ کر اسے دیکھنا تھا۔ اسے نیند نہیں آنی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوتی بھی کیوں؟ محبوب پاس ہو اور کمبخت نیند آ جائے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔
महबूब सामने हो और नींद का गुमान हो, नींद हावी हो जाए, नामुमकिन बात थी। जब आपका महबूब आपके सामने हो और आप दुनिया की कोई और चीज़ सोचो, तो आप सच्चे मुहिब ही नहीं हो। सच्चा मुहिब होता ही वही है, जो महबूब को देखकर दोनों आलम से बेगाना हो जाए। उसे हर तरफ सिर्फ अपना महबूब ही नज़र आए। महबूब सामने हो और आप किसी और काम या सोच में डूब जाओ, तो फिर ऐसे मुहिब पर और माहम कैसे सोच सकती थी? वो भी तो सच्ची मुहिब थी। और इस दुनिया में मोहब्बत का दावा तो बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं फलां शख्स का आशिक हूँ, मगर सच्चे मुहिब की कमी आज भी है। सच्चा मुहिब किस्मत वालों को मिलता है, और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको सच्चा मुहिब मिलता है। और मुर्तज़ा उल हसन बुखारी सच में बहुत किस्मत वाला था, जिसके हिस्से में महम वली की मोहब्बत आई थी। मगर उस इंसान को कदर कैसे होनी थी? वो तो महम वली की मोहब्बत तो क्या, इस लफ्ज़ मोहब्बत से भी ना आशना था। अभी उसे उस लफ्ज़ मोहब्बत से आशना होना था। फिर कहीं जाकर उसे महम की मोहब्बत नज़र आनी थी। फिर ही उसे कदर होनी थी। इस सब में अभी बहुत ज़्यादा वक्त बाकी था। बहुत देर थी, बहुत देर। और हम अक्सर देर कर देते हैं कदर करने में, मुनीर नियाज़ी की तरह। वो कहते हैं, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। इंसान की फितरत ही ऐसी है, जब कोई चीज़ उसकी दस्तरस में होती है तो वो उसकी कदर नहीं करता। कदर तब आती है जब वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है। इंसानों का भी मामला ऐसा ही है। जब हम अपने चाहने वालों की कदर नहीं करते, तो अल्लाह ताला उनको हमसे दूर कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इतना ज़्यादा हमसे प्यार करने वाला हमारा रब भला क्यों चाहेगा कि वो हमें किसी ऐसे इंसान को सौंप दे जो हमारी कदर ही नहीं करता। इसीलिए अल्लाह हमें ऐसे नाकदरों से दूर ले जाता है, ताकि उन्हें हमारी कदरों कीमत का एहसास हो। मुर्तज़ा को भी देर से वहाम की कदर आनी थी। फिर शायद उस वक्त तक देर हो जानी थी, वक्त हाथ से निकल जाना था। और कहते हैं कि वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर लौट कर नहीं आता। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे थे। 10 मिनट गुजर गए थे। किसका इंतजार कर रहे हो तुम? मिशाल ने उकता कर पूछा। किसी का नहीं, साइम ने जवाब दिया। तो फिर यहाँ मुझे लंच करवाने लाए हो, रेस्टोरेंट देखने या फिर अपनी शक्ल दिखाने? तुम्हारी शक्ल देखने, साइम मुस्कुरा कर बोला। क्यों, क्या हो? मेरी शक्ल को क्या हुआ? अच्छी खासी तो है। और तुम कौन सा पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो? सीधी बात पर आओ, वो मशकूक नजरों से देखते हुए बोली। यार, तुम 2 दिन से मुझे परेशान नजर आ रही थी, और फिर तुम यूनी भी नहीं जा रही, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब बताओ क्या हुआ है? क्या तुम जाबिर की वजह से परेशान हो? साइम की बात पर मिशाल को 2 दिन पहले वाली उसकी हरकत याद आई। उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी साइम को नजर आई। फिर उसे इर्तिजा का ख्याल आया, जिसे सोचकर अब चेहरे से परेशानी के तासुरात गायब होकर अब वो नॉर्मल हालत में आई। साइम बहुत जीरक निगाहों से उसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रहा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, साइम फिर से बोल पड़ा। मिशाल, जो भी बात है तुम मुझे बता दो। नहीं, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात हुई तो मैं अब सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। वो ये कहते हुए अब भी इर्तिजा को उस दिन की तरह खुद के बहुत करीब महसूस कर रही थी। फिर उसने एक निगाह वहां पर बैठे लोगों पर डाली और फिर से साइम को देखने लगी। वो यहाँ नहीं था, और वो क्यों उसकी मौजूदगी की यहाँ उम्मीद कर रही थी? क्या ज़रूरी था जहाँ वो जाती इर्तिजा भी वहाँ होता? उसने अपने ख्याल को खुद ही रद्द किया। उसका जवाब सुनकर साइम थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर बोला, अब का मतलब? मैं ये समझूं कि पहले कोई बात हो चुकी है? साइम की बात पर वो गड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर खुद को नॉर्मल किया। तुम्हें पता तो है सब। जब एक बार उसने स्टॉप पर मेरा रास्ता रोका था। मिशाल ने 1 महीना पहले वाली बात का हवाला दिया। उसे फिर से इर्तिजा की याद आई। आज की साइम की हर बात में वो उसका जिक्र बार बार आ रहा था। साइम की नजरें मुसलसल मिशाल पर थीं। वो उसके चेहरे पर कुछ तलाश कर रहा था। मिशाल उकता कर बोली, ये तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? लंच ऑर्डर करो। कुछ नहीं यार, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए देख रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला। वो इस वक्त रेड कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ जीन्स पहने, जबकि दुपट्टा गले में था। छोटे सुनहरी बाल और हल्का हल्का सा मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। शर्म करो, बहन हूँ तुम्हारी। अपनी बहन पर लाइन मारते शर्म नहीं आती? वो मुस्कुरा कर बोली। उसका गला मजीद गहरा हुआ। सामने बैठे टेबल पर कोई ये मंजर बहुत गौर से देख रहा था। साइम ने नफीर में सर हिलाया। इतने में कोई उनके करीब आया। अस्सलाम वालेकुम। आने वाला इंसान अब चेयर खींच कर बैठ गया। अब वो तीसरा शख्स विशाल के बिल्कुल सामने था। मिशाल ने नागवारी से उस इंसान को देखा। वालेकुम अस्सलाम, जवाब साइम की तरफ से आया। इतने में साइम के फ़ोन पर कॉल आने लगी और वो मोबाइल कान से लगाकर बाहर निकल गया। कॉल सुनकर आता हूँ। साइम इतना कहकर बाहर चला गया। मिशाल को साइम पर बहुत गुस्सा आया और वो भी अपना बैग उठाकर उठी। बैठ जाइए प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है। वो बैठ गई। मेरे ख्याल से कुछ पहले ऑर्डर कर लेते हैं, वो वेटर को इशारा करते हुए बोला। वो चुप रही। आप क्या लेंगी? डॉक्टर वजाहत ने पूछा। मैं आपके साथ लंच करने नहीं आई। आप प्लीज़ अपनी बात करें, मुझे जाना भी है। वो अब कदरे नरम लहजे में बोली। फिर वजाहत ने खुद ही ऑर्डर कर दिया।
आपको पता ही होगा मेरे यहाँ आने का मकसद। जी पता है, वो इतना ही बोली। फिर क्या आप मुझे वजह बताना पसंद करेंगी कि आपने इनकार क्यों किया? क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वजह? दो वजूहात हैं, विशाल उसको देखकर बोली। वो भी अभी विशाल को ही देख रहा था। इससे पहले विशाल ने उसे अस्पताल में देखा था। तब वो अपने डॉक्टर वाले हुलिये में था, व्हाइट कोट के साथ, गले में स्टेथोस्कोप और आंखों पर ग्लासेस थी। उस वक्त वो विशाल को सख्त जहर लगा था, मगर अब वो जीन्स शर्ट में बलबूस था, ग्लासेस भी नहीं थी। अब उसे वो थोड़ा बेहतर लगा। वजाहत ने सवालिया नजरों से उसे देखा। पहली, मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती, लाहौर में रहना चाहती हूँ। वो पहली रीज़न बताकर खामोश हुई। तो इस्लामाबाद में क्या बुराई है? मेरा इस्लामाबाद में दिल नहीं लगता, जवाब आया। मतलब आप यहीं लाहौर में किसी को दिल दे चुकी हैं? वो मिशाल के चेहरे पर नजरें टिकाकर बोला। मैंने कब कहा डॉक्टर वजाहत अली कि मैं किसी को दिल दे चुकी हूँ? उसने वजाहत की बात से इनकार किया। वो धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, जब एक जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह पर ना जाना चाहते हो तो इसका यही मतलब यही है कि आपने वहाँ दिल लगा लिया है। मुझे आपकी लॉजिक से एतराज़ है डॉक्टर वजाहत अली। आपको इख्तलाफ का हक है मिशाल, हर इंसान की अपनी राय होती है। आप इस्लामाबाद से शादी क्यों नहीं कर लेते? आपके अस्पताल में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आती होंगी। वो बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में बोली, मगर डॉक्टर वजाहत अली को ये बात वाज़ेह तंज लगी थी। आप तंज कर रही हैं मुझ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, विशाल ने सर में हिलाया। तो फिर आपने अस्पताल का क्यों कहा? आप यूं भी तो कह सकती थी ना कि इस्लामाबाद में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं। वो अब विशाल के हाथों को देखकर बोला, जो कि टेबल पर एक दूसरे में पेवस्त थे। मिशाल को सख्त जहर लगा इस वक्त ये इंसान जो अब छोटी सी बात को घुमा रहा था। उसने हकीकत में ये बात नॉर्मल अंदाज में की थी। गलती हो गई मुझसे। अगर आपने मेरी बात को गलत अंदाज में लिया है तो मैं आपसे माजरत करती हूँ, वो हार मानते हुए बोली, क्योंकि वो ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। ऊपर से उसे भूख भी बहुत लगी थी। उसे साइम पर भी गुस्सा आ रहा था। जबकि वो धीरे से मुस्कुराया। आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो खामोश हुआ। तो दोनों ही खामोश हो गए। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। विशाल सामने से उनका ऑर्डर लेकर आते हुए वेटर को देखकर बोली, आपने दूसरी वजह तो बताई ही नहीं। वो फिर से बोला, दूसरी वजह शायद आपको पसंद ना आए डॉक्टर साहब। विशाल अब वेटर को देखकर बोली, जो खाना लगा रहा था। मुझे तो पहली वजह भी पसंद नहीं आई। वो पानी गिलास में डालकर मुंह को लगा गया। आपकी पसंद या नापसंद से मुझे कोई सरोकार नहीं। वो उसे पानी पीते हुए देखकर बोली। वजाहत ने गिलास रखा, फिर से मुस्कुराया। खैर, सरोकार तो है आपको, वो बोला। और आपको ऐसा क्यों लगा? विशाल ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। क्योंकि अभी आपने कहा था कि मुझे दूसरी वजह पसंद ना आए शायद। वो खामोश हुआ। तो विशाल ने नासमझी से उसे देखा। तो अगर आपको सरोकार ना होता तो आप डायरेक्ट वजह बता देती, इस तरह ना कहती। विशाल को सख्त जहर लगा था ये इंसान। दिल में उसने खूब सलवातें सुनाई इस इंसान को जो बातों को घुमा रहा था, और ऊपर से सामने रखे खाने की खुशबू उसकी भूख को मजीद चमका रही थी। उसके चेहरे पर वाज़ेह गुस्से के आसार थे। फिर जब्त करते हुए बोली, मुझे डॉक्टर पसंद नहीं है। विशाल की बात सुनकर वो मुस्कुराया और फिर मुस्कुराता ही चला गया, शायद जैसे कोई जोक सुना दिया था विशाल ने। मिशाल को सख्त गुस्सा आया था। मिशाल का दिल चाह रहा था कि सामने रखा हुआ गिलास उठाकर उसके सर पर दे मारे। लंच उसी तरह पड़ा था। उनसे दो टेबल छोड़कर कोई इंसान ये मंजर देख रहा था। आंखों में नागवारी के तासुरात थे। मिशाल के लिए नहीं, डॉक्टर वजाहत के लिए। फिर अपनी हंसी को रोककर डॉक्टर वजाहत अली ने मिशाल के चेहरे के तासुरात देखे तो माजरत की और बोले, तो क्या आप बीमार नहीं होती? मिशाल को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? वो बेयकीनी से बोली, मतलब ये कि अगर आपको डॉक्टर पसंद नहीं है तो क्या आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई? विशाल थोड़ा शर्मिंदा हुई अपनी बात पर, फिर बोली, मुझे एज अ हस्बैंड डॉक्टर पसंद नहीं है। विशाल की बात सुनकर वो फिर से मुस्कुराया, मगर अब की बार वो कहका लगाकर हंसा। दूर टेबल पर बैठा वो शख्स गुस्से से डॉक्टर वजाहत अली को देख रहा था। दिल कर रहा था कि इस डॉक्टर का मुंह तोड़ दे। मिशाल ने कहा जाने वाली नजरों से उसे देखा। मिशाल के इस तरह देखने पर वो हंसी रोककर सीधा हुआ, फिर लबों पर शरीर से मुस्कुराहट सजाकर बोला, तो मैं कौन सा आपको इंजेक्शन लगाऊंगा? मैंने कब कहा कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है? वो उकता कर बोली। उसे डॉक्टर की बात से साफ बेजारी महसूस हुई। डर तो आपको लगता है मिशाल कियानी, इसीलिए आप डर रही हैं। आपको डर है कि मैं रोज़ रोज़ आप पर नई बीमारियों के इलाज के लिए तजुर्बे करूंगा और ज़रा ज़रा सी बीमारी पर आपको जल्दी से निकाल कर इंजेक्शन लगा दिया करूंगा। वो फिर से शदीद सी मुस्कुराहट सजाकर बोला, मैं मिशाल कियानी हूँ। मैं खुद एक बीमारी हूँ। किसी बीमारी की हिम्मत नहीं है कि वो मिशाल के करीब भी आ सके। वो चैलेंज करते हुए बोली, क्योंकि वो बहुत कम बीमार होती थी। उसे याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार कब डॉक्टर के पास गई थी।
मिशाल की बात से वो महसूस हुआ। अच्छा, तो फिर तो मुझे ये बीमारी चाहिए। डॉक्टर और बीमारी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। एक डॉक्टर ही बीमारी को अच्छे से समझकर उसका इलाज कर सकता है। अगर ये बीमारी मेरे पास आ जाए तो मैं अच्छे से समझकर इस बीमारी की तह तक जाकर उसकी मेडिसिन भी बना सकता हूँ, ताकि मुझे इससे फ़ायदा हासिल हो। जबकि अब मिशाल की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इतना ज़्यादा टेढ़ा इंसान उसने कभी नहीं देखा था आज तक। वो सिर्फ साइम को इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती थी और किसी को नहीं, मगर अब उससे साइम पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो पता नहीं कहाँ चला गया था। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, वो थोड़ा गुस्से से बोली और बैग उठाकर उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर वजाहत अली जल्दी से बिल रखकर मिशाल के पीछे गया। वो अब मिशाल के साथ बाहर निकल रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वो मुस्कुरा कर बोला, मगर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। वो दो टोक अंदाज में बोली, खुशी हो भी कैसे सकती है? आप एक बीमारी हैं और मैं एक डॉक्टर। बीमारी हमेशा डॉक्टर से दूर भागती है। बीमारी चाहती है कि उसका वक्त पर इलाज ना किया जाए, ताकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर ले और फिर एक लाइलाज मर्ज मर्ज की शक्ल इख्तियार कर ले। और मतलूबा इंसान फिर अपनी आखिरी सांसें उस बीमारी के नाम करके दुनिया से कूच कर जाए। वो अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए थे। सामने ही साइम गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा मिशाल को नजर आया। उसकी बात सुनकर मिशाल को दुख हुआ। फिर बोली, आप इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई और बीमारी अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, बल्कि ऐसा करें कि कोई हाई ब्लड प्रेशर ले आएँ आप। विशाल की बात पर वो मुस्कुराया। नहीं, मुझे हार्ट अटैक ज़्यादा पसंद है। वो मोहब्बत से मिशाल को देखकर बोला। हार्ट अटैक से मौत वाक़ई हो जाती है डॉक्टर साहब। कम वक़्त ज़िंदा रहना कौन चाहता है? वो फिर से उसी लहजे में बोला। मिशाल लाजवाब हो गई, खामोश हो गई। उसे लफ्ज़ों का हेर-फेर नहीं आता था, हालाँकि वो प्रोफ़ेसर थी, मगर सामने वाला शायद बात से बात निकालने का फ़न रखता था। मिशाल चुप हो गई। वो कोई और जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बातों का सिलसिला जारी रहे और गुफ्तगू मज़ीद लंबी हो। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर वजाहत ने कहा, आपसे मेरी पहली डेट अच्छी रही। पहली बार आपको देखकर मैंने आपको बहुत गुस्से वाला समझा था। आपकी शख्सियत ही ऐसी है। वैसे आप छोटी-सी हैं, मगर सामने वाले पर बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा रखती हैं आप। मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे गुस्से में गालियाँ ही ना सुना दें, क्योंकि सुना है कि लाहौर के लोगों को गालियाँ बहुत आती हैं। मगर आपने मेरी राय बदल दी। वो आप बात करते हुए रुका। मिशाल को भी रुकना पड़ा। फिर बोली, मेरी राय आपके बारे में पहले थोड़ी बेहतर थी, मगर अब आपने मेरी राय बदल दी। वो कैसे? क्या आपका इशारा डेट वाली बात पर है? वो पुरसोच अंदाज में बोला। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता था कि एक सरे राह यूं ही इत्तेफाकन मुलाकात को आप डेट का नाम दे देंगे। वेल, मैं तो डेट का नाम ही दूंगा। आपकी बजाय अगर कोई और लड़की होती तो मैं इसको इत्तफाकिया मुलाकात कह सकता था, मगर आपके साथ तो होने वाली इत्तफाकिया मुलाकात को भी मैं डेट ही कहूँगा, और ये मेरे लिए डेट का दर्जा रखती है। और मैं पहला इंसान हूँ जो इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ डेट के लिए। मैं आपको सुलझा हुआ इंसान समझती थी। विशाल को वो सख्त जहर लगा। सुलझा हुआ नहीं, मैं उलझा हुआ इंसान हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। और मुझे उलझे हुए लोगों से बात करने और मुलाकात करना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं आपसे उलझना भी नहीं चाहती। वो कहकर अब सामने साइम को देखने लगी। इरादा कदम आगे बढ़ाने का था। मगर मैं चाहता हूँ आप मुझसे उलझें और बार बार उलझें, हर रास्ते, हर मोड़, हर मंजिल पे। मेरी मंजिल एक ही है और मैं हर जगह लोगों से यूं नहीं उलझती। मैं मौका महल देखकर बात करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अब मुझे दोबारा तंग नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज। मुस्कुराते हुए इतना कहकर चली गई। वो भी मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। एक इंसान था जो पीछे खड़ा इन दोनों को देख रहा था। मिशाल के पास आने पर साइम ने फ्रंट डोर खोल दिया, जबकि मिशाल की नज़र डॉक्टर वजाहत अली पर थी। अब उसने गाड़ी रिवर्स कर ली और वहां से निकल गया। मिशाल बस उसके जाने का इंतजार ही कर रही थी। बैठो ना, साइम ने कहा, जबकि मिशाल ने गुस्से में उसे धक्का दिया और वहां से चली गई। साइम भी उसके पीछे गया। मिशाल, यार मेरी बात तो सुनो। मिशाल रुको। वो तेज तर चलती जा रही थी, मगर साइम की कोई बात नहीं सुन रही थी। मिशाल, मिशाल क्या हो गया है यार, मेरी बात तो सुनो। मगर मिशाल उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। अब साइम की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। आसपास के लोग भी मुतवज्जे हो गए थे। मिशाल, यार क्यों तमाशा लगा रही हो सबके सामने? साइम ने उसका बाजू पकड़ कर कहा। मिशाल ने एक झटके से अपना बाजू उसके हाथ से आज़ाद किया। फिर गुस्से में दबी दबी आवाज़ में बोली, मैं तमाशा लगा रही हूँ साइम? तमाशा तो तुमने बनाया है। मुझे झूठ झूठ बोलकर तुम यहाँ लाए। शर्म नहीं आती अपनी बहन की किसी लड़के के साथ डेट ऑर्गेनाइज करवाते हुए? वो इतना कहकर फिर से आगे बढ़ने लगी। अब वो रोड पर कोई रिक्शा रोकना चाहती थी। मिशाल प्लीज, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं, साइम ने इल्तिजा करते हुए बोला। मगर मिशाल ने एक ना सुनी। मिशाल ने रिक्शे को हाथ के इशारे से रोका। रिक्शा रुका और वो बैठने ही लगी थी कि साइम ने उसका बाजू पकड़ लिया, क्योंकि अब साइम को भी गुस्सा आ गया था। जो भी था, यूं सबके सामने तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? आसपास के लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। क्यों तमाशा लगा रही हो? ज्यादा ड्रामे नहीं करो, लोग देख रहे हैं, घर घर चलकर बात करते हैं।
साइम गुस्से में लफ्ज लफ्ज चबा चबा कर उसे अपने साथ गाड़ी की जानिब लेकर जाते हुए बोला, जबकि मिशाल ने अभी भी मज़ाहमत करना चाही। साइम, छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है, मैं खुद चल सकती हूँ। मिशाल भी उसी तरह गुस्से में बोली, नहीं, तुम ऐसे बाज नहीं आती। अभी साइम ने इतना ही कहा था कि किसी ने आकर एक जोरदार मुक्का साइम के मुंह पर मारा। साइम एक तरफ को लड़खड़ा गया, मिशाल का हाथ छूट गया। अभी साइम ने संभल कर सामने वाले को देखने की कोशिश ही की थी कि एक और घूंसा साइम को पड़ा। वो नीचे गिरा। मिशाल, जो कि हैरान परेशान खड़ी थी, एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर होश में लौटी, जो कि कह रहा था कि बेटा, और मारो इस खबीस इंसान को। ये कब से इस लड़की को तंग कर रहा है। इससे पहले कि इर्तिजा फिर से साइम को मारने के लिए आगे बढ़ता, मिशाल ने जल्दी से होश में आते हुए उसे रोका। उसने इर्तिजा का बाजू पकड़ कर रोका। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, ये मेरा कज़न है। इर्तिजा ने एक नज़र विशाल पर डाली, फिर अपना बाजू उसके हाथ से निकाल लिया। इतने में साइम भी उठ गया था। साइम को अपनी दुर्गत पर बहुत गुस्सा आया था। वो अब इर्तिजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? साइम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और इर्तिजा को कॉलर से दबोचा। इर्तिजा ने गुस्से से लाल होती आंखों से उसे देखा। इससे पहले कि वो दोनों फिर से लड़ते, मिशाल ने जल्दी से साइम को इर्तिजा से दूर किया। साइम, छोड़ो। क्यों छोड़ूं? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इसको किसने कहा था कि हम दोनों के मामले में घुसे? साइम उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर मिशाल ने उसे बाजू से जोर से पकड़ा हुआ था, जबकि इर्तिजा अब वैसे ही अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा साइम की तरफ से पेशकदमी का इंतजार कर रहा था, ताकि फिर जवाबी कार्रवाई कर सके। साइम, ये मेरा स्टूडेंट है, उसे गलत फहमी हो गई थी। और तुम क्या खड़े तमाशा देख रहे हो? साइम को सॉरी बोलो। वो पहले साइम को कहते हुए आखिर में इर्तिजा की तरफ देखकर बोली, जबकि अब कुछ लोग ही वहाँ थे, ज़्यादातर जा चुके थे। जबकि सामने खड़े इर्तिजा ने बेयकीनी से मिशाल को देखा। वो उसे सॉरी का कह रही थी। इर्तिजा को याद नहीं पड़ता था कि उसे कभी किसी को सॉरी बोला हो, और ऐसा मुतालबा शायद ही जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे किया था। जो भी था, बंदी में दम था। ऐसे हुक्म दे रही थी कि जैसे इर्तिजा उसका गुलाम हो। किसी ने पहली बार उस पर हुक्म सादिर किया था, मगर जाने क्यों उसे बुरा नहीं लगा था। अगर मिशाल के अलावा कोई और होता तो इर्तिजा उसको सीधा कर देता। कैसे वो इतने लोगों के सामने रोब जमा कर कह रही थी कि सॉरी बोलो। फिर चलता हुआ साइम के पास आया, अपनी जीन्स की जेब से रुमाल निकालकर साइम को दिया। साइम ने पकड़कर अपने होंठ का किनारा साफ किया, जिसमें से खून निकल रहा था। इर्तिजा ने साइम को एक साइड से गले लगाकर झुक कर उसके कान में कुछ बोला, जिसपे साइम को गुस्सा आया। साइम का दिल किया कि वो इधर ही इर्तिजा को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करे, क्योंकि उसे बात ही ऐसी की थी। क्योंकि अभी भी कुछ लोग वहां खड़े थे और बहुत तमाशा बन जाना था, इसलिए जब्त कर गया। जबकि वो अब साइम की तरफ देख कर एक आंख विंक करता हुआ चला गया। साइम को इस इंसान पर बहुत गुस्सा आया। फिर वो दोनों भी गाड़ी में बैठ गए। क्या खबर है जग्गू? जो मैंने काम कहा था वो हो गया? एतजार शाम को अपने कमरे से मुल्हिका बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। जी साहब जी, मैंने उसे वार्निंग दे दी है। अब वो कभी भी लाहौर नहीं आएगा। मैंने उसे कह दिया है कि अब अगर वो लाहौर आएगा तो अपनी टांगों पे सलामत वापस नहीं जा सकोगे। मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। जग्गू की बात सुनकर उसने सिगरेट नीचे फेंक कर अपने जूतों से मसल दिया। फिर एक गुस्सीली निगाह जग्गू पर डाली। तुम्हें मैंने धमकी देने का नहीं कहा था जग्गू। मैंने तुम्हें कहा था कि उस कमीने की टांगे तोड़ दो, वापस कभी यहाँ ना आ सके। सर, छोटी सी बात के लिए टांगे तोड़ना ठीक नहीं। तुम बाज नहीं आओगे ऐसे। अब अगर वो यहाँ आया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। इर्तिजा की धमकी पर जग्गू शरारत से बोला। फिर बड़े साहब को क्या कहेंगे आप कि आप क्यों लोगों की टांगे तोड़ते हैं और फिर खुद ही हॉस्पिटल ले जाकर उनके इलाज का बिल भी देते हैं? क्या मेरे इलाज का बिल भी आप खुद देंगे? जग्गू की धमकी पर इर्तिजा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इर्तिजा ने आंखें छोटी करते हुए जग्गू को देखा। नहीं छोटे साहब, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी टांगे क्यों तोड़ोगे आप? मेरा तो जुर्म ही अलग नौइयत का होगा। टांगे तो कुछ कुछ खास तरह के लोगों की तोड़ी जाती हैं हमारे इस काम में। तुम कहना क्या चाहती हो? इर्तिजा गुस्सा हुआ। वही जो आप समझना नहीं चाहते। जग्गू अब संजीदा हुआ। इर्तिजा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, और जो उस खास काम की जासूसी करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। आप बात बदल रहे हैं साहब जी। ये इतनी अहम बात नहीं है कि अब मैं तुमसे इस पर बहस करूं। इर्तिजा जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। वही तो छोटे साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बात आपको मुझसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये बात कम से कम इतनी अहम ज़रूर है कि आप मुझसे अपने नौकर से इस पर बहस न करें। तुम आजकल ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। आपने काम ही आजकल ऐसे शुरू कर दिए हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जग्गू मुस्कुराहट दबाकर बोला। इर्तिजा ने उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे काम? जरा अपनी बात पर रोशनी डालो। इर्तिजा अब चलता हुआ रेलिंग के पास आ रुका। जग्गू भी थोड़ा सा चलकर पीछे आया, फिर बोला, मतलब यही कि लोगों की टांगे तोड़ना। इर्तिजा ने पीछे मुड़कर जग्गू को देखा, फिर बोला, तो तुमने कौन सा उसकी टांगे सच में तोड़ी हैं?
वो फिर से नीचे देखने लगा। इतने में जग्गू इर्तिजा के साथ आ खड़ा हुआ और बोला, मैंने नहीं तोड़ी, मगर आपने तो तोड़ी है ना, वो भी पूरे 10 लोगों की। हाँ, बस ये बेचारा डॉक्टर खुशकिस्मत निकला जो बच गया। अगर आपके हाथ लगता तो ये भी टांगों से महरूम हो जाता। मैं एक डॉक्टर की टांगें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर तो मसीहा होता है, और अगर उसकी टांगें तोड़ दी हमने तो फिर बाकी लोग जिनकी टांगें हमने तोड़नी है उनका इलाज कौन करेगा? इर्तिजा ने जग्गू को खा जाने वाली नजरों से देखा। जग्गू अब भी बोल रहा था, आप बेफिक्र हो जाए, अब नहीं आएगा। मैंने उसे समझा दिया है, पहले भी इतने लोगों की आपने टांगें तोड़ी हैं, अब किस किस की टांगें तोड़ूं, और फिर खुद ही टांगें तोड़ के खुद ही हॉस्पिटल में बिल भी भरूं। सर, ये कुछ ज्यादा ही है। जग्गू मुस्कुराहट दबा के बोला, लहजा साहब मजाक उड़ाने वाला था। इर्तिजा ने उसे आंखें छोटी करते हुए घूरा। ये ज्यादा फ्री होता जा रहा था। इर्तिजा ने दिल में सोचा, इसे टाइट करना पड़ेगा। फिर थोड़ा आगे होकर रेलिंग पे हाथ रखा और निगाह नीचे स्विमिंग पूल पर थी और जग्गू से मुखातिब हुआ। पता है जग्गू, सर्दियां शुरू हो रही हैं और वो नीचे पूल देख रहे हो? इर्तिजा के इतना कहने की देर थी कि जग्गू वहां से बोतल के जिन की तरह गायब हो गया। इर्तिजा ने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहां नहीं था। इर्तिजा के लबों पर मुस्कुराहट ने रक्स किया। जग्गू को लगा था कि अब उसे यहाँ ऊपर से ही पूल में धक्का दे देगा, और इर्तिजा का भरोसा भी नहीं था। इर्तिजा आज फिर सुबह जल्दी ही यूं ही आ गया था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी आ गए। वो लोग अब बातों में मसरूफ थे। जब फाइक ने कहा, यार इर्तिजा एक बात सोच रहा था। तीनों ही फाइक की तरफ मुतवज्जे हुए। यार तू पता कर, प्रोफेसर एम के आजकल क्यों नहीं आ रही? यार, हाँ हाँ यार, फाइक ठीक कह रहा है, तुम्हें तो सब पता होता है ना, समीर बोला, जबकि इर्तिजा अब तक खामोश था। वो तीनों इर्तिजा को देख रहे थे। मुझे नहीं पता। इर्तिजा इतना कहकर वहां से जाने लगा जब जैन ने उसे पकड़ लिया। रुक जा, इधर अपनी शक्ल दिखा मुझे। जैन ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसे गौर से देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इर्तिजा को गुस्सा आया। कहीं तुमने प्रोफेसर को यूनी से निकलवा तो नहीं दिया? इर्तिजा, सच सच बता, क्या किया है तूने? वो यूनी क्यों नहीं आ रही? जैन ने इर्तिजा को देखते हुए पूछा। बाकी दोनों ने भी मशकूक नजरों से इर्तिजा को देखा। मुझे क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आ रही? तुम लोगों की फेवरेट प्रोफेसर है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छी प्रोफेसर है जो इतनी ज्यादा छुट्टियां करती है। हमारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और प्रोफेसर साहिबा को देखो, हर आए दिन घर बैठ जाती हैं, और मैं कोई उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ जो हर बात की खबर मुझे हो। इर्तिजा गुस्से में बोला, जबकि वो तीनों हैरत से कभी इर्तिजा को और कभी पीछे खड़ी प्रोफेसर मिशाल को देख रहे थे, जो कि अभी भी वहां आई थी और सब सुन चुकी थी। वो चारों कॉरिडोर के रास्ते में खड़े थे। जैन ने इर्तिजा को पीछे देखने का इशारा किया, मगर उसे समझ नहीं आया। फिर इर्तिजा जैन की तरफ मुतवज्जे हुआ, और तू किस खुशी में उसकी ज्यादा हमायत करता है? मैं सब जानता हूँ कि तू कितना बड़ा कमीना है। इससे पहले कि इर्तिजा कुछ और कहता, जैन ने जल्दी से आगे होकर इर्तिजा को पकड़ा और रास्ते में से हटाया। छोड़ो मुझे जलील। इर्तिजा अभी इतना ही बोला बोला ही था कि उसके सामने ही वो खड़ी नजर आई। बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो साकित हो गया। कुछ भी था, लेकिन वो इस वक्त मिशाल की मौजूदगी यहाँ पर सोच भी नहीं सकता था। बिना इर्तिजा की तरफ देखे वो पास से गुजर गई। इर्तिजा उस जगह को देख रहा था जहाँ पे वो खड़ी थी, जबकि बाकी तीनों अब इर्तिजा को सख्त तासुरात से देख रहे थे। इर्तिजा, यार तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, समीर कदरे गुस्से में बोला। तो अब क्या हो सकता है? मुझे थोड़ी पता था कि वो पीछे खड़ी है और सब सुन लेगी, और वैसे भी सुनती है तो सुन ले, मैं डरता नहीं हूँ तुम लोगों की प्रोफेसर से। इर्तिजा भी गुस्से में बोला। जैन ने अफसोस से सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। विशाल को इर्तिजा की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि वो सब जानता था। सब जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहा था। पहले विशाल ने सोचा था कि वो इर्तिजा का शुक्रिया अदा करेगी, मगर अब उसने इरादा तर्क कर दिया। वो 2 दिन से इसीलिए यूनी नहीं आ रही थी कि उसे डर था कि हो सकता है इर्तिजा पहले की तरह इस बात का भी इश्तिहार ना लगा दे। मगर अब उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि उसने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो उनकी बातें सुन चुकी थी। 2 दिन पहले वो इर्तिजा को अच्छा समझने लगी थी, मगर अब उसकी राय फिर से बदल चुकी थी। हाँ, अब उसे वो पहले की तरह कम से कम जहर नहीं लगता था। वो जल्दी अपनी राय खुद ही बदल लिया करती थी, और वो जल्दी ही लोगों के बारे में राय कायम कायम कर लिया करती थी, फिर चाहे वो राय अच्छी हो या बुरी। इर्तिजा ने आज सारी क्लासेस अटेंड की थी। विशाल की क्लास में भी वो आराम से बैठा लेक्चर सुनता रहा। जब वो सारी क्लासेस लेकर बाहर निकला, अभी उसने गाड़ी यूनी के गेट से बाहर ही निकाली थी कि उसके सामने ही साइम नजर आया, जिसके पास ही मिशाल भी नजर आई। वो उसे लेने के लिए आया था। कल की निस्बत आज वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। इर्तिजा ने भी गाड़ी आगे बढ़ा ली। इर्तिजा की गाड़ी गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी। इर्तिजा को साइम जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। दुम छल्ला ना हो तो हर वक्त साथ रहता है, निकम्मा, कोई काम नहीं है इससे। इर्तिजा ने दिल में सोचा। मुर्तजा सुबह उठकर ऑफिस चला गया। वहां उस वक्त रूम में आकर सो रही थी। वो अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर सोई थी।
مرتضیٰ سارا دن آفس میں بہت مصروف رہا۔ ماہم اب آج خود آفس نہیں آئی تھی۔ وہ دن کو مرتضیٰ کے موم کے پاس چلی گئی تھی، ان کے گھر۔ زیبا بیگم مرتضیٰ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ ماہم کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ مرتضیٰ سے بات کر کے اسے کل واپس اپنے کے ساتھ لے آئے گی۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اب بھی مرتضیٰ کی جینس اور شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ مرتضیٰ روم میں آیا، آ کر ایک نظر ماہم پر ڈالی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی شاید۔ مرتضیٰ کو تو ایسا ہی لگا۔ مرتضیٰ اپنا موبائل ڈریسنگ پر رکھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ آئینے میں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بالوں میں کنگھی کر کے وہ پلٹا، پھر ماہم سے مخاطب ہوا، آ جاؤ ڈنر کر لو۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ماہم کی سوچوں میں اس وقت اس کی موم تھی۔ مرتضیٰ کی موم اسے بہت پیار کرتی تھی۔ کاش ماہم کی موم بھی اسے پیار کرتی۔ کاش وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ کاش وہ آج اس کے ساتھ ہوتی۔ کاش وہ بھی زیبا بیگم کی طرح ماہم سے پیار کرتی۔ پھر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ مرتضیٰ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ اس نے مرتضیٰ کو روم سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ جو بھی تھا اسے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ہر حال میں مرتضیٰ سے بات کرے گی اور اسے واپس اس کے گھر بھیج دے گی، چاہے ماہم کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ جب کچن میں آئی تو ڈنر ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ وہ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہم بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ وہ کھانا باہر سے ہی لایا تھا۔ اسے خود ہی ماہم کی پلیٹ میں قورمہ ڈال کر اور 7 روٹی اس کے آگے کی، پھر خود بھی اپنی پلیٹ میں قورمہ ڈال کر کھانا کھانے لگا۔ بات کا آغاز ماہم نے کیا، آج تم بہت لیٹ آئے ہو، 10 ہو گئے ہیں۔ تم جو نہیں آئی آج آفس، اسی لیے تمہارا کام بھی مجھے ہی دیکھنا پڑا۔ مرتضیٰ نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ ماہم اسے ہی دیکھ رہی تھی جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ماہم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے بات کرے، کیونکہ وہ اپنے گھر کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے اپنا گھر یاد ہی نہیں ہے، اور شاید ایسا ہی تھا کیونکہ وہ پہلے بھی کافی ٹائم سے گھر سے دور رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بولی، مرتضیٰ ایک بات پوچھوں؟ مرتضیٰ نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا اور بائیں آئی برو کو اوپر اٹھا کر اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ مرتضیٰ میں آج آنٹی سے ملنے گئی تھی، وہ بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، تم گھر واپس چلے جاؤ۔ ماہم کی بات سن کر اسے پانی کا گلاس رکھ دیا۔ میں موم سے فون پر بات کر لوں گا، وہ صرف اتنا ہی بولا اور پھر سے پلیٹ پر جھک گیا۔ ماہم کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ ماہم نے غصے سے اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی۔ مرتضیٰ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہاری موم کی بات ہو رہی ہے اور تم آرام سے کیسے کھانا کھا سکتے ہو؟ ماہم قدرے غصے میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں مرتضیٰ، تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھر سے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ یہ میرا بھی مسئلہ ہے مرتضیٰ، ماہم دکھ سے بولی۔ اس نے منہ کی طرف جاتا ہاتھ روکا۔ اچھا، تمہارا مسئلہ کیسے ہوا؟ وہ اتنا کہہ کر نوالا منہ میں ڈال گیا۔ میں تمہاری بیوی ہوں مرتضیٰ، اور دوسرا میں آنٹی کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ ماہم کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر پوری طرح سے ماہم کی طرف متوجہ ہوا۔ بیوی؟ سیریسلی بیوی؟ بیوی نہیں بدتمیز بیوی۔ اور یہ جو بیوی اتنی ہمدردی دکھا رہی ہو تمہیں پتا ہے، اپنے گھر جا کر سب سے پہلے میں تمہیں تمہارے پیسے واپس کر کے طلاق دے دوں گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر مسکرا کر بولا، اوہ ہاں یار، تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں گھر چلا جاؤں تاکہ تمہیں جلدی سے مجھ سے آزادی مل سکے۔ تم بس 2 دن میں اکتا گئی۔ مجھے پتا تھا تمہارا یہاں گزارا نہیں ہو سکتا، تمہیں تو لگژری لائف سٹائل کی عادت جو ہے۔ ویسے میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، تم جا سکتی ہو، بلکہ چلی جاؤ، میں تو اب الیکشن کے بعد ہی گھر جاؤں گا۔ ماہم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ کتنا غلط سوچ رہا تھا، اور وہ سچ ہی کہہ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر اسے چھوڑ دے گا۔ ماہم کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ رہے، اور ایسا تبھی ممکن تھا کہ وہ اپنے گھر نہ جائے، جبکہ دوسری طرف زیبا آنٹی کا خیال ماہم کو بہت دکھی کر رہا تھا۔ وہ ایک ماں کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ خود رونے کے لیے تیار تھی، مگر زیبا بیگم کو رلانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ گئی، آ کر باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کے پیالے تھے۔ ایک ماہم کی طرف بڑھا دیا۔ ماہم نے بنا کوئی سوال کیے پکڑ لیا۔ وہ خود ہی سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، اپنی آئس کریم سامنے ٹیبل پر رکھی۔ ماہم نے آئس کریم کو دیکھا، مینگو فلیور۔ دیکھ کیا رہی ہو، آئس کریم کھاؤ، تم نے ڈنر بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ وہ اپنی آئس کریم اٹھا کر ایک چمچ لے کر بولا۔ ماہم نے ابھی تک آئس کریم ویسے ہی پکڑی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں مینگو آئس کریم پسند نہیں؟ مرتضیٰ کے پوچھنے پر وہ جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، ہوش کی دنیا میں آئی اور پل میں ایک فیصلہ لیا تھا، بہت بڑا فیصلہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ مرتضیٰ اسے کوئی بات کہتا اور وہ انکار کرتی؟ ناممکن۔ محبوب کچھ اپنے ہاتھوں سے پیش کرے اور سچا محب لینے سے انکار کرے، ایسا بھلا کہاں ممکن تھا؟ اور وہ بھی تب جب محب ماہم ملک ہو۔ محبوب کے ہاتھ سے تو زہر بھی پیا جا سکتا تھا۔ یہ تو پھر صرف ایک مینگو آئس کریم تھی، میٹھی آئس کریم، اور کچھ میٹھی چیزیں بھی اکثر زہر ثابت ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے نزدیک ہر میٹھی چیز حقیقت میں بھی میٹھی ہو، کیونکہ میرے نزدیک بقول کے
मीठे लोग, मीठे लहजे, मीठी चीज़ें ज़हर की तरह आपको नुकसान और अज़ियत की इंतहा पर पहुँचाने का दर्जा रखते हैं। वो खुद को ये मीठा ज़हर का प्याला पीने के लिए तैयार कर चुकी थी सुकरात की तरह। सुकरात जानता था कि प्याले में ज़हर है, मगर फिर भी उसने वो प्याला पी लिया था। बिल्कुल इसी तरह वहम ने भी ये बज़ाहिर नज़र आने वाला मीठा प्याला, जो कि ज़हर की मानिंद था, पीने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। सुकरात के बाद वो पहली इंसान थी जो कि ये जानते हुए भी कि प्याले में ज़हर है, पीने के लिए तैयार थी। अगर कोई दूसरा शख्स ये प्याला देता तो वो कभी ना लेती, मगर सामने मौजूद शख्स उसका इश्क था, और वो शख्स माहम के दिल में सबसे आला ओहदे पर फाइज था। और माहम मलिक इश्क की मनाजिल को तय करते हुए अब उस मकाम पर थी कि महबूब जान भी मांगे तो सो बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए सूली पर चढ़ जाओ। वो भी ऐसा ही करने वाली थी, क्योंकि जब आप जानते हो कि आपको दिए जाने वाले प्याले में जहर है और आप फिर भी पी जाएं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, या फिर अपने सामने वाले शख्स को इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आप उसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकते। उस इंसान का दिया गया जहर का प्याला भी आपके लिए आब हयात की मानीत है। माहम भी उस मीठे जहर को आब हयात समझ कर पीने वाली थी। नहीं, मुझे पसंद है मैंगो आइसक्रीम, वो सिर्फ़ इतना ही बोली। मेरी भी फ़ेवरेट है, बस आइसक्रीम फ्लेवर ही हम दोनों को एक जैसा पसंद है, वरना तो मैं और तुम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हैं एक-दूसरे से, हम दोनों का कोई जोड़ नहीं। मुर्तज़ा की बात पर वो फीका-सा मुस्कुराई। तुम ठीक कह रहे हो। फिर एक चम्मच आइसक्रीम मुँह में डाल ली। फिर अभी आइसक्रीम को अपने हलक से भी नहीं उतार पाई थी कि मुर्तज़ा ने कहा, मैं तुम्हें कल वापस छोड़ आऊँगा। मतलब उससे जुदाई जुदाई का औंधिया दे दिया था। और वो खुद मज़े से आइसक्रीम खा रहा था। आइसक्रीम हलक से उतारकर वो बोली, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब माहम की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मतलब तुम खुद चली जाओगी? हाँ, मैं वहाँ अकेली ही जाऊँगी। वो फिर से एक और आइसक्रीम का चम्मच मुँह में डाल गई। अकेली कैसे जाओगी? तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं खुद छोड़ आऊँगा। नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस सब की। मैं वहाँ अकेली ही चली जाऊँगी। वो अब मुसलसल आइसक्रीम खा रही थी और साथ ही उसे अपने पूरे जिस्म में जैसे कीड़े रेंगते हुए महसूस हुए। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ जाऊँ और तुम्हें खुद छोड़ूँ। जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ आओ। अब उसके पूरे जिस्म में दर्द की लहर उठी थी। वो हल्का-सा खाँस रही थी। खाँस कर वो फिर से आइसक्रीम का चम्मच ले गई। अब के सारा प्याला खाली हो गया। उसने प्याला टेबल पर रखा। अब हाथ बेचैनी से अपने चेहरे और गर्दन पर फेरा और एक लंबी सांस लेना चाही। मुर्तज़ा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। माहम, क्या हुआ? वो फिक्रमंद होकर उसके पास आकर सोफे पर बैठ गया, जबकि वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, आंखें लाल खून जैसा मंजर पेश कर रही थीं, और साथ वो खांस रही थी, साथ साथ अपने अपने जिस्म को नोच रही थी। उसे पूरे जिस्म में खारिश लग रही थी। माहम, माहम, क्या हुआ? उसे मुसलसल खांसते देख कर वो भागकर किचन से पानी ले आया। वो पानी किचन से लाकर उसे पिलाने के बाद बोला, वो सिर्फ एक घूंट पी सकी। मुर्तज़ा की बाहों में झूल गई। मुर्तज़ा तो हकीकत में डर गया। माहम, माहम, उठो यार, क्या हुआ है तुम्हें? वो फिक्रमंद होकर उसका चेहरा थपथपा कर बोला, मगर वो ना उठी। मुर्तज़ा के चेहरे के तो रंग ही फीके पड़ गए। उसे ऐसे देखकर वो बहुत डर गया। माहम, माहम, प्लीज़ उठो यार, सॉरी यार। वो अब सच में डर गया, जबकि उसका जिस्म नीला पड़ने लगा। मुर्तज़ा ने जल्दी से फ़ोन उठाकर इर्तिज़ा को फ़ोन किया। इर्तिज़ा, जो कि इधर ही आ रहा था, ठीक 5 मिनट बाद वहाँ आ गया और माहम को वो दोनों अस्पताल ले गए। अस्पताल के कॉरिडोर में इर्तिज़ा साथ रखी चेयर पे बैठा था, जबकि मुर्तज़ा परेशानी से चक्कर काट रहा था। भाई यार, अब बता भी दे कि क्या हुआ है माहम को। यार मुझे नहीं पता, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुर्तज़ा परेशानी से पेशानी मसलते हुए बोला। फिर उसकी ऐसी हालत क्यों हुई है भाई? यार मुझे क्या पता, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मुर्तज़ा गुस्से में बोला। भाई मैं शक नहीं कर रहा, आपने देखा नहीं उसकी हालत कितनी खराब है। ये पुलिस केस है, आगे ही मुश्किल से सारा मामला संभला है। दुआ करें उसे कुछ ना हो, नहीं तो। इर्तिज़ा इतना कहकर खामोश हो गया। यार मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी थी, मेरे साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। मुर्तज़ा के इतने कहने की देर थी कि इर्तिज़ा के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। कौन सा फ्लेवर था? इर्तिज़ा के सवाल पर मुर्तज़ा ने हैरत से उसे देखा। इतनी संगीन सूरत हाल में उसे आइसक्रीम फ्लेवर की पड़ी थी। भाई क्या आप दोनों ने मैंगो आइसक्रीम खाई है? क्योंकि इर्तिज़ा को पता था कि मैं मुर्तज़ा को मैंगो आइसक्रीम पसंद है। इर्तिज़ा ने खुद ही नाम बताकर तस्दीक चाही। मुर्तज़ा ने सर हाँ में हिलाया। कितनी? मेरा मतलब है माहम ने क्या सारी खाई है या फिर एक चम्मच? सारी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मुर्तज़ा ने पूछा। इससे पहले कि इर्तिज़ा कोई जवाब देता, नईम साहब ने आकर मुर्तज़ा को कॉलर से दबोचा। क्या हुआ है माहम को? क्या किया है तुमने बच्ची के साथ? मैं क्या जवाब दूंगा जब्बार को? वो मुर्तज़ा को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए बोले। थप्पड़ इतनी जोर से था कि मुर्तज़ा एक तरफ को लड़खड़ा गया। ये दूसरा थप्पड़ था जो कि मुर्तज़ा को नईम साहब की तरफ से पड़ा था, और ये पहले से ज्यादा जन्नाटेदार था। पहला थप्पड़ मुर्तज़ा को शराब पीने पर पड़ा था और दूसरा माहम की वजह से। अभी वो फिर से हाथ उठाने ही लगे थे कि इर्तिज़ा ने आगे होकर उनको पकड़ लिया।
ڈیڈ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ پلیز بیٹھیے اور ماہم کے لیے دعا کریے۔ وہ غصے سے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ زیبا بیگم نے آگے کو ہو کر مرتضیٰ کو گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ مرتضیٰ کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں رویا تھا، کیا اپنے ڈیڈ کے ہاتھ اٹھانے پر، یا اپنی موم کو روتا دیکھ کر، یا پھر ماہم کی حالت پر؟ جو بھی تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا، فیصلہ اب وقت نے کرنا تھا۔ ہاں بالکل، اب آگے وقت مرتضیٰ کو اس کے اس ایک آنسو کی وجہ بہت اچھی طرح سے بتانے والا تھا۔ پھر اس نے اپنی موم کو دلاسا دیتے ہوئے قریب ہی دوسرے بینچ پر بٹھا دیا، خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، مگر جس بات پر مرتضیٰ کو سب سے غصہ اور حیرت ہوئی تھی وہ یہ جان کر ہوئی تھی کہ اگر ماہم کو آم سے الرجی تھی تو اسے آئس کریم کھانے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسرا ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس نے بہت زیادہ مینگو آئس کریم کھائی تھی، اسی لیے اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی اور اس کا سارا جسم نیلا پڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسے وقت پر ہسپتال نہ لایا جاتا تو وہ مر بھی سکتی تھی۔ اگر ارتضیٰ وقت پر نہ آتا اور مرتضیٰ کو اسے ہاسپٹل لے کر آتے ہوئے دیر ہو جاتی تو مرتضیٰ اسے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ زیبا بیگم اب روم میں ماہم سے ملنے گئی تھیں، جبکہ نعیم صاحب مرتضیٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں جگو منگو وہاں آئے۔ ان کے ساتھ گھر جاؤ، میں گھر آ کر تمہیں سیدھا کرتا ہوں، وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر بولے، جبکہ ارتضیٰ نے چپکے سے وہاں سے فرار ہونا چاہا۔ ابھی اسے 2 قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ نعیم صاحب کی روبدار آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ ہی تھے، میں گھر آ کر تم دونوں کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ مگر ڈیڈ، ابھی مرتضیٰ نے اتنا ہی کہا تھا کہ نعیم صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ارتضیٰ جلدی سے آگے بڑھا اور مرتضیٰ کو اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ ارتضیٰ کو پتا تھا کہ وہ آج کتنے غصے میں ہے۔ ارتضیٰ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ماہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جگو اور منگو بھی ان دونوں کے پیچھے آ گئے۔ مرتضیٰ گھر واپس آ کر سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ اسے اس وقت ماہم پر بہت غصہ تھا، کیا ضرورت تھی سب کرنے کی؟ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اسے تو کہیں اور جا کر مرتی، یوں مرتضیٰ کے ساتھ رہ کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ سب نہ ہوتا تو اسے نعیم صاحب سے تھپڑ نہ پڑتا۔ تھپڑ اتنا زور سے پڑا تھا کہ ابھی تک مرتضیٰ کا گال لال تھا۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا۔ اسے اب آگے آنے والے وقت میں نعیم صاحب کے غصے کا سوچ سوچ کر ہی ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ نعیم صاحب کے اتنے زیادہ غصہ کرنے پر ہی گھر چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو نعیم صاحب پھر سے اسے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا کہیں گے، اور وہ بار بار انکار کر کے ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بن سکتا تھا۔ جو بھی تھا، وہ دونوں بھائی جتنے مرضی خود مختار تھے، مگر کہیں نہ کہیں وہ نعیم صاحب سے ڈرتے بھی تھے۔ انہیں اپنے ڈیڈ کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ کب ان کا غصہ خطرناک حد تک جا سکتا ہے، اسی لیے آج بھی وہ ان کے کہنے پر دونوں بھائی آرام سے گھر آ گئے۔ اب وہ دونوں ڈر کر اپنے اپنے روم میں تھے۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ روم سے باہر نکل کر پانی تک پی سکے، کیونکہ وہ نعیم صاحب سے بہت ڈر گئے تھے۔ وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارتضیٰ تو آ کر اسی وقت سو گیا تھا، جبکہ مرتضیٰ اب روم میں پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ارتضیٰ کو فون کیا تاکہ ارتضیٰ کو اپنے روم میں بلا لے اور بات کر سکے، مگر اس کا نمبر ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ مرتضیٰ کو بہت غصہ آیا۔ پھر منگو کو فون کیا، مگر اسے بھی کال ریسیو نہ کی۔ وہ ساری رات اسی طرح پریشان رہا۔ صبح اٹھ کر ابھی وہ نیچے لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ اسے ارتضیٰ کی آواز آئی، جو کہ رائٹ طرف ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھا مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بھائی آئے ناشتہ کر لیں۔ وہ ارتضیٰ کی آواز سن کر اس طرف ہی آ گیا۔ اسے ارتضیٰ پر بہت غصہ آیا، کیسے آرام سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ایک غصیلی نگاہ ارتضیٰ پر ڈال کر وہ بھی ارتضیٰ کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ مزے سے جوس پی رہا تھا، جبکہ مرتضیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ناشتہ کر لیں، ڈیڈ کے آنے سے پہلے کچھ کھا لیں، کیا پتا بعد میں کچھ نصیب ہو یا نہیں۔ ارتضیٰ کی بات سن کر وہ بولا، ارتضیٰ ڈیڈ بہت غصے میں ہے، آگے کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے بھائی، بس 2-4 تھپڑ پڑیں گے اور حکم دیں گے کہ مرتضیٰ تم پارٹی جوائن کر رہے ہو، اس بار الیکشن میں تم کھڑے ہوگے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارتضیٰ نعیم صاحب کی طرح ان کی آواز نکال کر روبدار لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے جگو نے مسکراہٹ دبائی، پھر ہلکا سا کھانس کر ارتضیٰ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ارتضیٰ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے جگو کو گھورا۔ جانتا ہوں نعیم حسن بخاری کے چیلے، تو ادھر ہی ہے میرے اعمال لکھنے کے لیے۔ جبکہ مرتضیٰ پھیکا سا مسکرایا۔ اتنے میں پیچھے کھڑا منگو بولا، ویسے سر میرا حق تو نہیں بنتا کہنے کا، کیونکہ میں مرتضیٰ صاحب کا فرشتہ ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بول، تو بھی بول، تیری زبان بھی تیرے بھائی کی طرح بہت لمبی ہے۔ ارتضیٰ کی اجازت دینے پر منگو بولا، سر آپ کے اعمال میں آج کل بائیں جانب والا فرشتہ بہت مصروف رہنے لگا ہے اور مسلسل ایک ہی طرح کا جرم لکھے جا رہا ہے۔ آج کل کوئی اسپیشل مشن میں لگے ہوئے ہیں آپ؟ منگو کی بات پر ارتضیٰ نے جگو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ دونوں بھائی کوئی بات پیٹ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم آج کل کی بات کرتے ہو منگو، ان کے اعمال تو ہمیشہ سے ایسے ہیں، مجال ہے جو یہ بائیں جانے والے فرشتے کو ذرا سا آرام کرنے دیں۔
اور دائیں جانے والے کو بھی اپنی نیکیاں لکھنے کا شرف بخشیں۔ جگو کی بات پر ارتضا محظوظ ہوا اور بولا، بالکل منگو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے بائیں جانے والے بیچارے فرشتے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بائیں جانب والا فرشتہ ہے، اور مجھے بالکل گوارا نہیں ہے کہ وہ دوسرا فرشتہ آرام کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ انسانی شکل والا فرشتہ ہر وقت کام میں لگا رہے، تاکہ اس فرشتے کا بائیں جانب والا فرشتہ بھی ایکٹیو رہے، گناہ اس کے بھی لکھے جاتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پردہ ڈال لیتے ہیں۔ مگر یہ جگو میری ہر بات ڈیڈ کو بتا دیتا ہے، اس لیے میں اپنے بائیں جانب والے بیچارے فرشتے کو کام میں لگائے رکھتا ہوں، تاکہ جگو کا فرشتہ بھی کام میں لگا رہے۔ ارتضا کی بات پر جگو شرمندہ ہوا، پھر بولا، اللہ ہی آپ سے بچائے مجھ معصوم کو۔ معصوم؟ اس لفظ سے مرتضیٰ کو ماہم کی یاد آئی۔ پھر سے سب کچھ یاد آ گیا، چہرے پر واضح پریشانی کے تاثرات تھے۔ اگر یہ معصوم میرے ہاتھ سے مرنا نہیں چاہتا تو آج میرے پیچھے یوں نہیں مت آنا۔ ارتضیٰ اتنا کہہ کر اٹھ گیا اور باہر نکل گیا، جبکہ مرتضیٰ کا ارادہ بھی نعیم صاحب کے آنے سے پہلے گھر سے فرار ہونے کا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر 2 قدم ہی چلا تھا کہ منگو نے اس کا راستہ روک دیا۔ چھوٹے صاحب آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، صاحب جی نے منع کیا ہے۔ مرتضیٰ کو غصہ تو بہت آیا، مگر پھر چپ رہا۔ اب وہ ارتضیٰ کی طرح تو نہیں تھا کہ منگو کو کہیں بند کر دے یا پھر پول میں دھکا دے کر خود بھاگ جائے۔ پھر کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور اپنے روم میں چلا گیا۔